नमस्कार, मैं दिनेश पाठक लेकर आया हूं करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ ताज़ी जानकारियां। इस अंक में बात होगी अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस और उससे जुड़े कुछ तथ्यों की। जानकारी देंगे बच्चों को कोरोना टीकाकरण की और देश में उपलब्ध सभी प्रकार के टीकों की। इसी अंक में जानकारी मिलेगी देश के विदेशी मुद्रा भंडार, सेना के अफसरों की ओर से तैयार किए गए मैसेजिंग ऐप की, और अंतिम हिस्से में जानकारी देंगे भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी की, जो इसी 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद रिटायर किया गया। इस एपिसोड के पहले हिस्से में किन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने की घोषणा किस संगठन ने की? दुनिया में कब और कौन सी महामारियों ने उत्पात मचाया? चलिए अब शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। इस तरह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अपनी डायरी में इस नई तिथि को भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष 2022 में यह किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि नई तिथि है, नई तारीख है। इस दिवस को मनाने के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिसेज को आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। इससे भविष्य में कोविड-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी। कोविड-19 का हम सबके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कोविड ने हमें हमेशा स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा दी है, एक मजबूत हेल्थ सिस्टम बनाने को प्रेरित किया है, और यह तभी संभव है जब पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपने देश की बेस्ट प्रैक्टिसेज को एक दूसरे से साझा करे। हम सब जानते हैं कि महामारी में ज़्यादातर संक्रामक रोग शामिल हैं। महामारी वह बीमारी है जो कम समय के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों को में तेजी से फैलती है और भारी संख्या में जनहानि होती है। दुनिया में कुछ प्रमुख महामारियों के बारे में भी जान लेते हैं। 429 ईसा पूर्व और 426 ईसा पूर्व के बीच प्लेग ने लीबिया, ग्रीस, मिस्र और इथियोपिया के क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर संक्रमित किया। 737 ईसा पूर्व में चेचक ने जापान को संक्रमित किया। 1200 ईसा पूर्व में बेबीलोन इन्फ्लुएंजा महामारी ने फारसियों, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को बड़ी संख्या में प्रभावित किया। 2013 में चिकनगुनिया के प्रकोप ने अमेरिका को प्रभावित किया। 2014 में ओडिशा में मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए के कारण पीलिया का प्रकोप बड़े पैमाने पर फैला। 2015 में अपने देश में स्वाइन फ्लू का तगड़ा प्रकोप हुआ। 2015 और 16 के बीच जीका वायरस ने दुनिया के अनेक देशों को प्रभावित किया। 2016 में यमन में हैजा का प्रकोप हुआ और यह आज तक जारी है, काबू नहीं हो पाया। 2018 में निपा वायरस ने केरल में लोगों को संक्रमित किया। 2019 में नाइजीरिया में लासा बुखार का प्रकोप हुआ। इसी साल एक कुआला को खसरा ने मलेशिया को प्रभावित किया। जापानी एंसेफ्लाइटिस ने यूपी के पूर्वी हिस्से को लंबे समय तक प्रभावित किया। इस रोग का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ा। आपका जज्बा, जिम्मेदारी, पहरेदारी अनमोल है। आप देश की रक्षा करते हैं, घर परिवार छोड़कर सुदूर बर्फ के पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में भटकते हैं हमारे लिए। आप हैं तो हम हैं। ऐसे में कुछ फर्ज हमारा भी है। आपके बच्चे हमारे लिए खास हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका भविष्य संवारेंगे। आप देश के सैनिकों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम हैं महर्षि यूनिवर्सिटी। एपिसोड के दूसरे हिस्से में जिन प्रमुख सवालों के जवाब मिलने वाले हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण की घोषणा कब की? भारत में बच्चों का टीकाकरण कब शुरू होगा और किस उम्र के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा? भारत में फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज कब से लगेंगे? आइए आगे बढ़ते हैं और सवालों के जवाब देते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 की शाम देश को संबोधित किया। उनकी प्रमुख घोषणाएं कुछ इस प्रकार रहीं। 3 जनवरी 2022 से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, इसकी शुरुआत होगी। 10 जनवरी 2022 से हेल्थ वर्कर्स को 1 बूस्टर डोज लगाई जाएगी। डॉक्टर की सलाह पर 60 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को भी तीसरा टीका या बूस्टर डोज लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ओमिक्रॉन के खतरे को ध्यान में रखते हुए ये सारी घोषणाएं की हैं। आइए कोविड ओमिक्रॉन टीकों से जुड़ी कुछ और जानकारियों पर एक नज़र मार लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं। भारत में अभी तक जो टीके कोरोना के लिए या कोविड के लिए आए हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। इसकी प्रभावकारिता दर 81% है। इस वैक्सीन के 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का अंतराल जो समय है वो 4 सप्ताह का है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया है। कोविशील्ड दूसरा टीका है। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। भारत में कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है। यह चिंपांजी के एडेनो वायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से तैयार किया गया था। कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया है। यह 2 खुराक में लगाया जाता है। तीसरा टीका है स्पुतनिक बी। मॉस्को में यह बना है। गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने इसे विकसित किया है। यह भी 2 खुराक वाला टीका है। हालांकि हाल ही में रूस ने स्पुतनिक वी के एकल खुराक टीके का भी उत्पादन शुरू कर दिया है। इसे स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज कहा जा रहा है। भारत केवल डबल खुराक स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा है। स्पुतनिक वी को विभिन्न मानव एडेनोवायरस का उपयोग करके बनाया गया है। इस अंक के तीसरे हिस्से में जिन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं पहले उन्हें जान लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर कहां खड़ा है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइए शुरू करते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 160 मिलियन डॉलर की कमी के साथ 635.67 635.67 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये आंकड़े 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के हैं। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत इस समय 4थे स्थान पर है। इस सूची में चीन का पहला स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार विवरण कुछ यूं है। हमारा भारत का विदेशी मुद्रा संपत्ति 572.216 बिलियन डॉलर। गोल्ड रिजर्व जो हमारा है वो 39.183 बिलियन है। IMF के साथ जो SDR है वो 19.089 बिलियन डॉलर है। IMF के साथ रिजर्व की जो स्थिति है वो 5.179 बिलियन डॉलर है। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, इसे भी जान लेते हैं, ये जरूरी है। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है, जिसे हम रिजर्व में कहीं रख लेते हैं। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें विशेष सारण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार स्थितियों को भी शामिल किए जाने की परंपरा बन गई है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित होगा। एपिसोड के चौथे हिस्से में किन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं वे कुछ यूं हैं। भारतीय सेना ने किस मैसेजिंग ऐप की शुरुआत की? अभी तक भारतीय सेना किस मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करती आई है? भारतीय सेना के ऐप का निर्माण किसने किया? भारतीय सेना ने हमें फिर गर्व करने का मौका दिया है। सेना के अफसरों ने अपना एक मैसेजिंग एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया जिसे आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन कहा गया है। यह तेज है, सुरक्षित है और फटाफट संदेश को ज़रूरतमंद तक पहुंचाने में सक्षम है। नया बना यह ऐप आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन की जगह लेगा जो पिछले 15 वर्षों से सेना के अफसरों और जवानों की सेवा में है।
भारतीय सेना के सिग्नल कोर के अफसरों की टीम ने इस नए ऐप को तैयार किया है। इसमें किसी भी बाहरी एजेंसी की मदद नहीं ली गई, यही हमारे लिए गर्व का कारण है। इस मैसेजिंग ऐप को सेना के आंतरिक नेटवर्क पर विकसित किया गया है। इसे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप विकसित किया गया है। ऐप भारतीय सेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और अभी तक इसके परिणाम बेहतरीन है। इसका मतलब ये सक्षम है। इसमें बहुस्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग आदि को आसान किया गया है। यह ऐप सेना की रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसका महत्व तो हाल में और बढ़ गया है। कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय सेना को बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पेपरलेस कामकाज की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से यह एक है। इस एपिसोड के अंतिम हिस्से में आपको जिन सवालों के जवाब मिलेंगे वे कुछ यूं हैं। आईएनएस खुकरी P-49 को कब रिटायर किया गया? आईएनएस खुकरी P-49 का निर्माण कब किया गया? आईएनएस खुकरी P-49 से आईएनएस खुकरी F-149 का क्या रिश्ता है? भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुकरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद रिटायर किया गया। इसके लिए बाकायदा डीकमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया। सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, डीकमीशनिंग पेनेंट और नौसैनिक ध्वज को उतारा गया। आईएनएस खुकरी को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 23 अगस्त 1989 को बनाया था। यह पश्चिमी और पूर्वी बेड़े का हिस्सा था। इसने कुल मिलाकर 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की। यह जहाज भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबंधित था। इसी के साथ यह भी जान लेते हैं कि रिटायर होने वाले आईएनएस खुकरी P-49 का आईएनएस खुकरी F-149 से क्या रिश्ता है। आईएनएस खुकरी एक टाइप 14 फ्रिगेट थी जो भारतीय नौसेना में सेवारत थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की डॉफने श्रेणी की पनडुब्बी हैंगर ने दिसंबर 1971 में गुजरात में दीव के तट पर इस जहाज को डुबो दिया था। आईएनएस खुकरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनडुब्बी द्वारा डुबाया गया पहला युद्धपोत था। यह भारतीय नौसेना का एकमात्र युद्धपोत है जो युद्ध में खो गया था। आईएनएस खुकरी P-49 का नाम आईएनएस खुकरी F-149 के नाम पर ही रखा गया था, कह सकते हैं उसके सम्मान में रखा गया था। फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। बचाव का यही सर्वोत्तम उपाय है। और हाँ, मौका मिलते ही अपने आसपास एक पेड़ जरूर लगा दें। यह हमारे जीवन के लिए जरूरी भी है, पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है, पृथ्वी की रक्षा के लिए जरूरी है और हम सबकी रक्षा के लिए जरूरी है। नमस्कार, आभार, थैंक यू।